नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति का पार्ट 3 वाला भाग। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं 3 लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं। ये लोग निरंतर हमारे लेक्चर देखते हैं और रेगुलर रहते हैं क्लास में। तो पहला नाम है राहुल कुमार। राहुल कुमार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मीना चंद्रा और अर्चना खरे, ये 3 लोग रेगुलर रहते हैं क्लास में और कमेंट करते रहते हैं और उसमें क्वेश्चंस के अपने डाउट भी क्लियर करते हैं। तो ये लोग निरंतर रहते हैं, तो इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल के लेक्चर में हमने कार्यकारी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ और वित्तीय शक्तियाँ देखा था। इस लेक्चर में हम लोग आपातकालीन शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ, कूटनीतिक शक्तियाँ व न्यायिक शक्तियाँ देखेंगे राष्ट्रपति की। साथ ही साथ कुछ वीटो शक्तियाँ भी देखेंगे। सबसे पहले न्यायिक शक्तियाँ। देखिए, आज मैंने लिख के पढ़ाने की कोशिश की है, तो ये जो मेथड है ये आप अप्लाई करिएगा अपने नोट्स मेकिंग में, तो इससे आपके नोट्स भी अच्छे बन जाएंगे और एक कंसाइज छोटे नोट्स बनेंगे। तो पहला है न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियों में सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी विधि या तथ्य पर सलाह भी मांग सकता है, तो ये भी याद रखिएगा कि राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से किसी विधि या तथ्य पर सलाह मांगने का अधिकार होता है। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति भी प्राप्त होती है। अब क्षमादान की शक्ति क्या है ये आगे लेक्चर में देखेंगे, लेकिन ये 3 न्यायिक शक्तियाँ हैं मेनली राष्ट्रपति की, जो इम्पोर्टेंट है उनको आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, कूटनीतिक शक्तियाँ देखते हैं। डिप्लोमेटिक पावर्स क्या होती हैं राष्ट्रपति की? तो सारी अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और समझौते राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। तो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संधि होती हैं, समझौते होते हैं, वो राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है राष्ट्रपति। कूटनीतिज्ञों को अन्य देशों में भेजता है, जैसे राजदूत, उच्चायुक्त इत्यादि, तो इनको भी राष्ट्रपति ही भेजता है। आपने सुना होगा इस देश के ये राजदूत हैं, इस देश में ये उच्चायुक्त हैं भारत के, तो ये सभी कार्य राष्ट्रपति करता है। आगे चलते हैं, सैन्य शक्तियाँ क्या होती हैं राष्ट्रपति की? तो सबसे महत्वपूर्ण सैन्य शक्ति है राष्ट्रपति की, वो सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। वह थल सेना, जल सेना और वायुसेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। तो राष्ट्रपति क्या होता है? थल सेना, जल सेना, वायुसेना का सर्वोच्च सेनापति। आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन शक्तियों के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको बताया दे रहा हूँ कि आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है उसकी घोषणा भी राष्ट्रपति ही करता है और इसकी समाप्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, वो भी राष्ट्रपति ही लगाता है। आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लागू किया जाता है, इसकी शक्ति भी राष्ट्रपति को ही प्राप्त है और इसका समापन भी राष्ट्रपति ही करता है। तो ये आपातकालीन शक्तियाँ हो गई राष्ट्रपति की। अब देखते हैं राष्ट्रपति की वीटो, अध्यादेश व क्षमादान की शक्ति। तो वीटो इत्यादि की शक्तियाँ आर्टिकल 111 के अंतर्गत हैं। अध्यादेश कल मैंने आपको बताया था आर्टिकल 123 के अंतर्गत है और राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 में बताई गई है। तो चलिए एक एक करके इनको देखते हैं। तो राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ, तो वीटो शक्तियों को अगर हम 3 भागों में डिवाइड करें तो पहला हो जाता है कि विधेयक जो लोकसभा और राज्यसभा से पारित होकर राष्ट्रपति के पास में पहुंचते हैं उस पर वो स्वीकृति दे सकता है। अगर वो स्वीकृति दे देगा तो विधेयक अधिनियम बन जाएगा। दूसरा, स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है, इसका मतलब हुआ वो स्वीकृति देने से मना कर सकता है। तीसरा, पुनर्विचार, वो विधेयक को संसद के समक्ष पुनः विचार के लिए वापस लौटा सकता है, लेकिन उसके बाद में अगर संसद पुनः सामान्य बहुमत से विधेयक को पारित करके भेजती है तो राष्ट्रपति को स्वीकृति देना अनिवार्य हो जाता है। यहाँ पे याद रखिएगा
कि जो संविधान संशोधन विधेयक होता है उसमें राष्ट्रपति को सहमति देना ही पड़ता है, वो मना नहीं कर सकता, ना ही पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ऐसा किया गया था 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के माध्यम से कि संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति देगा, ऐसा शब्द कर दिया गया था। इस तरीके से हमने देखी राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां आर्टिकल 111 के तहत। अब देखते हैं वीटो के प्रकार। तो वीटो के 3 प्रकार होते हैं: आत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो, पॉकेट वीटो। लेकिन अगर अमेरिकी संविधान को अगर देखा जाए तो उसमें एक होता है विशेष वीटो। विशेष वीटो क्या होता है? विशेष वीटो ये होता है कि राष्ट्रपति ने किसी भी विधेयक पर सहमति देने से मना कर दिया, तो उसके बाद में संसद 2/3 बहुमत से अगर उसको पारित कर देता है, तब राष्ट्रपति की वीटो की पावर जो है वो समाप्त हो जाती है उस विधेयक पे। ये होता है विशेषित वीटो, जो कि अमेरिका के संविधान में लिया गया है, लेकिन भारत के संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर आत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो है। तो आत्यांतिक वीटो क्या होता है, निलंबनकारी वीटो क्या होता है और पॉकेट वीटो क्या होता है, इसको हम एक एक करके देखेंगे। आत्यांतिक वीटो। आत्यांतिक वीटो का मतलब हुआ कि विधेयक को राष्ट्रपति सुरक्षित रख सकता है। तो अगर विधेयक को सुरक्षित रख लेगा तो विधेयक समाप्त हो जाएगा, अर्थात राष्ट्रपति उस पर सहमति देने से मना कर सकता है। ऐसा 2 स्थितियों में कर सकता है, या तो गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक के संबंध में ऐसा कर सकता है, या फिर सरकारी विधेयक के संबंध में तब कर सकता है जब मंत्रिमंडल त्याग पत्र दे दे और नई मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को इस पर सहमति ना देने की सलाह दे, तब वो आत्यांतिक वीटो का प्रयोग कर सकता है। जनरली जो वीटो की शक्ति होती है राष्ट्रपति की, वो उसकी विशेषाधिकार शक्ति नहीं होती है, वो मंत्रिमंडल की सलाह पर ही वीटो का प्रयोग करता है। तो गैर सरकारी सदस्य क्या होते हैं? गैर सरकारी सदस्य वे सदस्य होते हैं जो कि मंत्री नहीं होते हैं और वो विधेयक लाते हैं, तब उसको प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाता है। तो जो मंत्री नहीं होते हैं, केवल सांसद होते हैं, उनके द्वारा विधेयक लाए जाते हैं, उनको गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है, प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाता है। तो इस संबंध में और मंत्रिमंडल अगर त्यागपत्र दे दे, नई मंत्रिमंडल बनेगी, वो अगर राष्ट्रपति को सहमति ना देने की सलाह दे, तब राष्ट्रपति आत्यांतिक वीटो का प्रयोग कर सकता है। 1954 में राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। पेशु विनियोग विधेयक के संबंध में पेप्सू विनियोग विधेयक आया था, उस पर 1954 में राजेंद्र प्रसाद ने आत्यांतिक वीटो का प्रयोग किया था। और 1991 में आर वेंकट रमन द्वारा संसद वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन विधेयक पर आत्यांतिक वीटो का प्रयोग किया गया था। तो ये 2 विधेयक हैं जिनके संदर्भ में राष्ट्रपति ने आत्यांतिक वीटो का प्रयोग किया है। आगे देखते हैं निलंबनकारी वीटो। नाम ही से अर्थ स्पष्ट हो रहा है, निलंबनकारी मतलब थोड़ा डिले करना। अगर संसद विधेयक पारित करके राष्ट्रपति के पास में भेजती है और राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए लौटा देता है, तब उसे निलंबनकारी वीटो कहा जाता है राष्ट्रपति का। लेकिन अगर संसद उस विधेयक को पुनः संशोधन के साथ में या बिना संशोधन के राष्ट्रपति के पास में भेजती है, तब राष्ट्रपति को उस पर सहमति देना अनिवार्य हो जाता है। इस तरीके से अगर इसको देखा जाए तो साधारण बहुमत से ही राष्ट्रपति के वीटो को निरस्त किया जा सकता है। इस संदर्भ में इसे निलंबनकारी वीटो कहा जाता है कि ये विधि निर्माण की प्रक्रिया को थोड़ी देर के लिए विलंबित कर देता है, डिले कर देता है। अगर अभी हमने विशेषित वीटो के बारे में पढ़ा था, अगर उसको इससे कंपेयर किया जाए तो आप जान सकते हैं कि उसमें साधारण बहुमत से निरस्त करने की बात, इसमें साधारण बहुमत से निरस्त करने की बात कही गई है और उसमें विशेष बहुमत से निरस्त करने की बात कही गई है। लेकिन विशेषित वीटो हमारे संविधान में नहीं है, वो अमेरिका के संविधान में है।
निलंबनकारी वीटो की जो शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है वो धन विधेयक के संबंध में इसको यूज नहीं कर सकता। तो राष्ट्रपति को धन विधेयक के संबंध में निलंबनकारी वीटो की पावर प्राप्त नहीं है। जनरली वो धन विधेयक के संदर्भ में अपनी सहमति दे ही देता है, क्योंकि धन विधेयक जो है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में पेश किया जाता है, लोकसभा में पेश किया जाता है। तो धन विधेयक के संबंध में उसको निलंबनकारी वीटो की शक्ति प्राप्त नहीं होती है। या तो वो उसे लौटा सकता है, निरस्त कर सकता है, या तो उस पर सहमति दे सकता है, लेकिन उसे लौटा नहीं सकता है। अगली वीटो शक्ति है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में क्या होता है, ना तो वो सहमति दे, ना ही असहमति व्यक्त करे, ना ही उसको अस्वीकृत करे, ना ही उसको लौटाए, बल्कि अनिश्चित काल के लिए उसे अपने पास में लंबित रहने दे, तब उसे पॉकेट वीटो कहा जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति को 10 दिन में पुनर्विचार के लिए लौटाना आवश्यक होता है, लेकिन भारत के संदर्भ में समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह द्वारा भारतीय डाक संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था। एक चीज और याद रखिएगा कि 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 था, उसके माध्यम से राष्ट्रपति के पास में संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में वीटो शक्ति समाप्त कर दी गई है। अर्थात अब संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति के पास में कोई वीटो शक्ति नहीं है, वो उस पर अपनी सहमति देगा ही देगा। तो इस तरीके से देखा हमने वीटो शक्तियां राष्ट्रपति की। अब देखते हैं अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 123 के तहत। थोड़ा सा इसके बारे में हमने कल पढ़ा था, लेकिन अब और पढ़ते हैं। देखिए, अध्यादेश कब जारी किया जा सकता है? अध्यादेश तब जारी किया जा सकता है जब सत्रावसान की स्थिति हो, अर्थात सत्र संसद का ना चल रहा हो, या तो लोकसभा का या राज्यसभा का या दोनों का। अगर लोकसभा, राज्यसभा या इनमें से दोनों सत्र में नहीं है, तब राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है आर्टिकल 123 के तहत किसी आकस्मिक विधि के निर्माण के लिए। तो इसमें सीमाएं क्या हैं अध्यादेश जारी करने की शक्ति पर, उनको देखते हैं। तो पहली सीमा है कि दोनों या किसी एक सदन में सत्रावसान, अर्थात राज्यसभा या लोकसभा दोनों सत्र में ना हो, या तो कोई एक सदन सत्र में ना हो, तब अध्यादेश जारी किया जा सकता है। तात्काल कार्यवाही आवश्यक हो, ऐसी परिस्थितियां मौजूद हों, तभी अध्यादेश जारी किया जा सकता है। जैसे अभी लॉकडाउन में कई अध्यादेश जारी किए गए हैं राष्ट्रपति के द्वारा। और ये जो अध्यादेश होता है, इसको संसद के कानून बनाने के जो अधिकार होते हैं उनके समान ही शक्तियां प्राप्त होती हैं। अर्थात जो एक अधिनियम शक्ति रखता है वो ही एक अध्यादेश शक्ति रखता है। अब मान लीजिए कि अध्यादेश जारी कर दिया गया, लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है। जैसे ही संसद के सत्र पुनः चलने लगेंगे तो इसको दोनों सदनों द्वारा पारित कराना आवश्यक होता है। अगर संसद के दोनों सदनों द्वारा अध्यादेश को पारित नहीं कराया जाता है, तब ऐसा अध्यादेश 6 सप्ताह में ही समाप्त हो जाता है। तो अगर संसद का सत्र शुरू होता है, तब अध्यादेश को 6 सप्ताह के भीतर दोनों सदनों द्वारा पारित कराना आवश्यक होता है, अन्यथा वो निरस्त हो जाता है, शून्य हो जाता है। अब देखते हैं आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति। तो राष्ट्रपति को संघीय विधि के संदर्भ में दंडित व्यक्ति को क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है, सैन्य न्यायालय के संदर्भ में दंडित व्यक्ति को क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है, और मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति को क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है। तो इन 3 संदर्भों में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। क्षमादान की शक्ति के 5 प्रकार होते हैं।
पहला क्षमा, दूसरा लघुकरण, तीसरा परिहार, चौथा विराम और पांचवा प्रविलंबन। क्षमा मतलब पूर्णतया मुक्त कर देना, दंड से और बंदीकरण दोनों से। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने कोई गलत कार्य किया जिसके लिए उसको मृत्युदंड हुआ। अब राष्ट्रपति के पास में दया याचिका जाती है और राष्ट्रपति कहता है कि इसकी सज़ा को बिल्कुल समाप्त किया जाता है, इसको क्षमा दी जाती है, अर्थात वो फ्री कर दिया जाता है। अब वो जेल से भी बाहर आ सकता है और सामान्य तरीके से जीवन जी सकता है। तो इस तरीके से पूर्ण रूप से किसी भी व्यक्ति को मुक्त करना उसके दोष के भार से, उसको कहा जाता है क्षमा। दूसरा होता है लघुकरण। लघुकरण का मतलब होता है कि स्वरूप को बदलना। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसको मृत्युदंड प्राप्त हुआ है, अब वो दया याचिका दायर करता है राष्ट्रपति के पास में। अब राष्ट्रपति कहता है कि जा बेटा, तेरा मृत्युदंड अब आजीवन कारावास में बदल गया। तो इस तरीके से उसके स्वरूप को बदल दिया गया, तो इसे कहा जाता है लघुकरण। जैसे 10 साल का उसे कठोर कारावास मिला हुआ है, तो उसको 10 साल के सामान्य कारावास में अगर बदल दिया जाए तो इसे भी कहेंगे लघुकरण, क्योंकि उसका स्वरूप बदल गया। परिहार होता है अवधि को कम करना। जैसे मान लीजिए 10 साल का किसी व्यक्ति को सश्रम कारावास प्राप्त हुआ है और उसने बहुत जी जान से, मेहनत से जेल में परिश्रम किया। अब दया याचिका जाती है राष्ट्रपति के पास में और राष्ट्रपति कहता है कि जा बेटा, तेरा 10 साल का सश्रम कारावास अब 2 साल का सश्रम कारावास हो जाता है। सो इसमें अवधि को कम किया जाता है लेकिन दंड के स्वरूप को वही रखा जाता है। तो ये होता है परिहार। विराम। विराम होता है विशेष परिस्थिति में दंड को कम करना। इसमें स्वरूप को भी कम किया जा सकता है और अवधि को भी कम किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई वृद्ध व्यक्ति है, उसको 5 साल का सश्रम कारावास प्राप्त है, तो उसको राष्ट्रपति के द्वारा 2 साल का सामान्य कारावास किया जा सकता है विशेष परिस्थिति के देखते हुए। ऐसे ही कोई गर्भवती महिला है तो उसके भी दंड को अवधि और स्वरूप के माध्यम से कम किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये शक्ति होती है विराम। अगला प्रकार है प्रविलंबन। प्रविलंबन मतलब होता है कि दंड पर अस्थायी रोक लगा देना। अब मान लीजिए कोई दोषी व्यक्ति है, वो क्षमा याचना करता है, तो थोड़ा समय लग जाता है ना, तो इसलिए दंड के स्वरूप परिवर्तन की याचना के लिए समय देना ही प्रविलंबन होता है और इसमें एक तरीके से दंड पर अस्थायी रोक लगा दी जाती है। ये जनरली मृत्युदंड के संदर्भ में होता है। इस तरीके से देखा हमने क्षमादान की शक्ति, जिसके 5 प्रकार होते हैं: क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम और प्रविलंबन। इस लेक्चर में इतना ही है। राष्ट्रपति हमारा चैप्टर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया।